जो प्रोजेक्टाइल होता है बेटा, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, पैराबोलिक। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं कि इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे हो, मतलब इसका पाथ कैसा हो। तो इसका भी पाथ कैसा आना चाहिए, इसका भी पाथ आना चाहिए पैराबोलिक। और कैसे निकालोगे, किसी इंस्टेंट पर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिलेशन फाइंड आउट करें। मतलब एक्स के नाम कितना डिस्प्लेसमेंट और वाई के नाम कितना डिस्प्लेसमेंट को उनके बीच का रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो इक्वेशन आ रही है वो कैसी इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन आता है। मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है पी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस पर है एंड वर्टिकली वाई डिस्टेंस पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस पर है, वर्टिकली वाई डिस्टेंस पर। What is the relation between the x and y at that instant? मान लीजिए टाइम कितना है t सेकंड। आफ्टर प्रोजेक्शन t सेकंड के बाद पार्टिकल किसी एक पॉइंट p पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, मतलब हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकल कितना कवर किया। एक्चुअली वर्टिकल कितना कवर किया वो बात नहीं है, ये ऊपर से कितना नीचे से हुआ है उसकी बात। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द x एंड the y। x और y के बीच का रिलेशन निकालना है। तो चलो बेटा देखते हैं कैसे आएगा, क्या रिलेशन आएगा। सबसे पहले व्हाट विल बी टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या है, केवल एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड की एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया था तब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि आपने प्रोवाइड किया था वो स्मॉल u था, और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें बेटा तो इट वाज 0। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है इसे, मतलब ये जो है ये एक कॉम्बिनेशन हो गया किसका, एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया कुछ साइड से और एक ऑब्जेक्ट को आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, उन दोनों को कंबाइन किया आपको ये। ठीक है ना, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो दिस इज द फ्री फॉल मोशन व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द x एंड द y। x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगी। सबसे पहले देखते हैं हमें टाइम की लगा, तो x डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सबने पढ़ा है। x इक्वल्स टू लिमिट टू t होगा बेटा। तो जो टाइम लगा इसको कितना लगा, x अपॉन u। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता। ठीक है, x अपॉन u टाइम लगा इस पार्टिकल को यहां से पॉइंट p तक पहुंचने में, हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर करने में। अब इसने वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, तो वर्टिकल इसने कवर किया है h माइनस h माइनस y डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं h माइनस y, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या था बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 माइनस हाफ g स्क्वायर। अब देखिए हम h माइनस y क्योंकि आप माइनस लगाओगे बेटा, क्यों लगाओगे माइनस, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ मोशन का स्टडी है वो ये है और उससे पार्टिकल नीचे जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आप लिखोगे माइनस h माइनस y। सर प्लीज रिपीट, आई वाज डिसकनेक्टेड। ओके, मैं वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं बेटा। वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ है, अगर टोटल हाइट h था और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो कितना डिस्टेंस नीचे आया, h माइनस y डिस्टेंस नीचे आया होगा। नीचे आया मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन दिस इज 0। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की 0 है, इसलिए ut को लिख दिया 0 बेटा। g वेयर एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड, g कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, दैट्स व्हाई g को लिखा माइनस h माइनस हाफ जी स्क्वायर। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट h माइनस y इक्वल्स टू हाफ g। t की जगह लिखोगे क्या, x अपॉन u का होल स्क्वायर। so you are going to get minus y is equals to x square into g upon 2 times of u square minus h। या फिर अगर आप इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा y is equals to h minus x square g upon 2u square। ये एक इक्वेशन मिली बेटा, y equals to h minus x square g upon 2u square। so this is the quadratic equation। ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है,
बेटा हो जाए। और ठीक एक सेकंड। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमने इक्वेशन लिखी वो क्या थी, y = x - x² g upon 3v²। ये हमें इक्वेशन मिला बेटा। हेंस द पाथ विल बी पैराबोलिक। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो, कैसे आपको इसको शो करना है पैराबोलिक, आपको समझ में आ गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? समझ में? अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो साइड से, तब भी उसका पाथ कैसा होगा बेटा? पैराबोलिक होगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा आप लोग शांत मत रहना, जो भी दुख तकलीफ को बताते रहना, हम उसको दूर करते रहेंगे, नहीं तो फिर वो तकलीफें बढ़ जाएंगी आगे चल के ना। चलिए एक बात हो गई, अब दूसरी बात करते हैं। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया है, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम की डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का। तो चलो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, दो चीजें मतलब यू हैव टू टेल मी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द minimum distance from this means this to this point, यहाँ से यहाँ तक उसको आने में कितना ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट ना लिख करके पोजीशन वेक्टर लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। पोजीशन, अगर हम यहाँ पर पोजीशन की बात करेंगे बेटा, तो पोजीशन कितना होगा, दोनों चीज निकालेंगे, पहले पोजीशन निकालेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको याद होगा कैसे साइन कन्वेंशन लिया जाता है ना, जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होता है उसी पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो बेटा। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, और इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, मतलब ये हो गया क्या, ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से अगर आपने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा बेटा, ओपी वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप दोनों बोल सकते हो इसको, क्योंकि ओरिजिन से चल रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ओपी वेक्टर। तो अगर इस ओपी वेक्टर को यहाँ पर लिखा जाए तो ये ओपी वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा, एक तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया हो जो कि x है, और एक जो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया जिसको मैंने पहले मार्क किया था x - y। आप लिखोगे x i k प्लस x - y j k, और j k कैसा बेटा, माइनस का j, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ओरिजिन से नीचे आ रहा है। बोले यही होगा इसका पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको समझ में आया कि बेटा ये ओरिजिन था ना, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस गया x, और नीचे कितना है h - y, x i के और h - y माइनस j के, क्योंकि ओरिजिन से नीचे आ रहा है, नेगेटिव y एक्सिस का है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आप इसको लिखेंगे OP वेक्टर को आप लिखेंगे x, x कैसे निकालो बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आप लिखोगे u into t i के minus half gt square j. This is the position vector या displacement vector after time with respect to the origin, with respect to the reference point. बोलो ये समझ आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा इसको मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि बातें आपको कंफर्म हो जाए, एक बार हॉरिजॉन्टल में सारी बातें रिपीट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, you can easily find it out by checking square of the magnitude। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे कहीं कोई दिक्कत हो, अब ये आपका हो गया ओपी वेक्टर, जो हो गया बेटा ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कभी कभी ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है
क्योंकि वेक्टर में भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर आपसे अल्फा पूछा जाएगा तो आप लिखोगे tan अल्फा इक्वल्स टू, आप लिखोगे h माइनस y अपॉन x, क्योंकि बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है h माइनस y, हॉरिजॉन्टल कितना है x। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां कंप्लीट करोगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h माइनस y अपॉन x। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे हाफ gt स्क्वायर अपॉन u। तो ये t से एक t कैंसिल हो गया और अल्फा आपको मिलेगा tan इनवर्स gt upon 2u. This is the angle of the displacement vector at an instant with the x-axis in anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction. बोलो बेटा समझ आया? सर एक बार से 10 वाला रिपीट करना तो सर 10 अल्फा। tan वाला कौन सा? सर 10 अल्फा। ये वाला? यस सर। देखो यहाँ पर क्या था, ये आपका ओरिजिन था, ओरिजिन, और यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी आया था बेटा, जो x कोऑर्डिनेट x, y, ये कितना नीचे गया था, तो इस इंस्टेंट पर ये नीचे गया था h माइनस y, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया था बेटा, ये डिस्टेंस x कवर किया। आपको देखना क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। तो अगर आप इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करते हो तो ये डिस्टेंस कितना है h माइनस y, और ये कितना है बेटा x है। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया h माइनस y, बेस हो गया। बोलो समझ आया? यस सर। ठीक, CP वेक्टर, OP वेक्टर दोबारा, OP वेक्टर बेटा, OP वेक्टर का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर ना, या फिर डिस्टेंस वेक्टर। OP वेक्टर का मतलब अब इसी में देख करके आप समझ सकते हो। अगर ये आपने कोऑर्डिनेट जब वेक्टर पढ़ा था वहां पर आपको बताया गया था, अगर किसी पार्टिकल का आपको कोऑर्डिनेट पता है x, y, z इसका कोऑर्डिनेट है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते थे बेटा, x i के प्लस y j के प्लस z k के। तो x के साथ i के मल्टीप्लाई करते थे, y के साथ j के मल्टीप्लाई करते थे, z के साथ k के मल्टीप्लाई करते थे। वही सेम सिचुएशन यहां पर भी, इस पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट x, y आ रहा है बेटा, और ओरिजिन के नीचे आ रहा है, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई आप इसको x, y। हां सर बोर्ड ब्लर हो गया है। क्या बोर्ड तो ब्लर नहीं है, सही है, क्लियर है। सही बेटा, वो जब होगा तो मुझे पता चल जाएगा। अपने नेटवर्क के ऊपर चेक करो, बाकी रिकॉर्डिंग अभी मैं सब कर दूंगा। तो ये हो गया, बोलो आपको समझ आया पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हैं, चाहे वो पिछला वाला डिस्टेंस जो आपने पढ़ा था उसमें निकालो, चाहे ये हॉरिजॉन्टल वाले में निकालो, दोनों में ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। बोलो समझ आया? समझ आया? अगले पॉइंट की बात करें। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यही है सेम, मैं इसको फिर से रीड्रॉ करूंगा नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पार्टिकल को इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया था और ये कुछ इस तरह से मूव किया। दिस इज द हाइट। सर वीडियो पॉज है। क्या बेटा? ये हो गया पॉइंट P x, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब जब एक पार्टिकल पॉइंट P पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है आफ्टर टाइम t, ठीक है ना। इस v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मान लीजिए ये कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल एट एन इंस्टेंट, हॉरिजॉन्टल के साथ ये फाई एंगल बना रहा है। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा v cos फाई और एक कंपोनेंट आएगा v sin फाई,
और वेलोसिटी आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे वेलोसिटी v cos phi I के माइनस v sin phi j के। बोलो ऐसे लिखोगे ना? ऐसे लिखोगे बेटा? सर आपकी हाँ बोलो आगे वीडियो पॉज है। क्या? सर आपकी वीडियो पॉज है। वीडियो के लिए नहीं सर नहीं है पॉज। बेटा सब चल रहा है, मैं ये हाथ मार के लगा रहा हूं। सही है बेटा, अपना नेटवर्क एक बार चेक करिए आप, यहाँ से सब अभी करेक्ट है, ठीक है। सो ये हमारा था ओरिएंटल प्रोजेक्टाइल। किसी इंस्टेंट आफ्टर टाइम t आपको ये बताना था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो एट दैट इंस्टेंट मैंने वेलोसिटी को v माना। v के दो कंपोनेंट हो गए v cos phi v sin phi। तो आप लिखोगे वेलोसिटी वेक्टर v की गिवन एज v cos phi v cos phi I के माइनस v sin phi j के। बोलो इससे एग्री करते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos phi, वर्टिकल डायरेक्शन में v sin phi, डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट्स व्हाई v cos phi माइनस v sin phi j। अब किसी तरह से इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से इसको अपने नोन टर्म्स में ला सकते हैं बेटा। तो कैसे पता चलेगा? एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं। सो दैट्स व्हाई यू कैन से v cos phi will be equal to u। जो v cos phi होगा बेटा u के इक्वल होगा। और यहां से एक बात और समझ में आ जाती है, हाँ बेटा, phi is equals to cos inverse u upon v। एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता चला कि जो v cos phi है ये will be equal to u, मतलब v cos phi जो है u के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, तो हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। अब बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी एंड v sin phi। ये हो गया बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 थी माइनस g। तो v sin phi वैल्यू इसकी इक्वल आ गई बेटा g की इक्वल आ गई, तो v sin phi नीचे की तरफ रख दी गई। तो v sin phi की वैल्यू कितना आ गया बेटा g, और v cos phi की वैल्यू कितना आ गया u। तो आप यहां पर लिखोगे क्या? सो वेलोसिटी वेक्टर विल बी गिवन एज u I के माइनस g t j है। This is the instantaneous velocity. This is the instantaneous velocity of the particle. किसी इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है, and that velocity is making an angle। आप यहाँ पर लिखोगे at an angle। कितने एंगल पर है बेटा? ये है tan phi is equals to vertical upon horizontal। तो वर्टिकल हो गया कितना बेटा? g और हॉरिजॉन्टल कितना हो गया? तो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर tan इनवर्स gt अपॉन u एंगल, तो वही एंगल जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल था। यहाँ तक बेटा सब क्लियर है? यदि कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? सर आपने सर Yes, v cos और v sin के साथ थीटा क्यों नहीं लगाया? कहाँ पर? सर v cos और v sin के साथ। v cos और v sin थीटा कहाँ लगाऊं बेटा? मैं phi assume किया तो phi लिखूंगा। सर नहीं सर, वहां पर सर आपने सर थीटा क्यों नहीं लिखा था एंगल को? कहाँ पर? सर ये वहां phi लिखा हुआ है ना? सर थीटा क्यों नहीं लिखा सर इसे? अरे थीटा लिख लो, अल्फा लिख लो, आपकी मर्जी। यस सर। ठीक है, वो तो एंगल को रिप्रेजेंट करने की बात है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको थीटा लेते हैं ना, और यहाँ पर हम बीच में किसी पॉइंट की बात करते हैं, तो इसलिए मैंने phi ले लिया जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में थीटा को इनिशियल ले लिया जाता है, इसलिए मैंने phi ले लिया। ठीक है,
चलो ये बात हो गई। अब एक और चीज निकालते हैं, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को बताएगा, कोई बताएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों चीज बताओ फटाफट। या बोला tell me the time of flight for this projectile and the range, horizontal range. आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट आया बेटा? किसी का आंसर आया? कर रहे हो कि नहीं बताओ? सॉल्व कर रहे हैं आप? यस सर। रूट 2h अपॉन g, बिल्कुल ठीक है, सही है। अंडर रूट 2h अपॉन g है। यू हैव टू कंसीडर ओनली द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को कंसीडर करो, आपको आसानी से टाइम मिल जाएगा। अंडर रूट 2h अपॉन g है। क्या है? किसी का है? किसी का नहीं आया तो बताओ। देखो बेटा, जब आप वर्टिकल मोशन को कंसीडर करोगे, ये जो भी पार्ट था सी डी एफ जो भी था डी होगा सर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप वर्टिकल मोशन कंसीडर करोगे। वर्टिकल मोशन कंसीडर करोगे, बस आपको यही पता लगा है कि कितनी देर में एस साइड नीचे आ जाएगा, वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। कितनी देर में एस साइड नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? अंडर रूट पी एच बाई जी। हाँ ठीक ठीक। देखो बेटा, क्या करोगे? वर्टिकल मोशन को आप कंसीडर करोगे तो आप लिखोगे v, ठीक है, h के टर्म में h इज इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो h हो गया बेटा माइनस का h, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, माइनस का हाफ g t स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और आपको मिलेगा 2h अपॉन g इक्वल्स टू t स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू द टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h अपॉन g। ये वो टाइम है जितनी देर में बेटा पार्टिकल जो है वो h हाइट नीचे आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल विल बी अंडर रूट 2h अपॉन g। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वाज द रेंज। तो रेंज का मतलब ये हो गया कि जितनी देर में ये h हाइट नीचे आएगा उतनी देर तक ये u उसको आगे ले जाता है। तो कितना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया, ये रेंज कितनी है, ठीक है? इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा, तो रेंज को लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो u इनटू अंडर रूट 2h अपॉन g। So this is the range. So this is the horizontal projectile from some height. कुछ हाइट से अगर आपने कुछ प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, then what will be the velocity, displacement, ठीक है? और ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सारी बातें हो गई। सर हम इस x को डायरेक्शन में नहीं ले सकते दोनों के लिए सर? हाँ बेटा, टाइम दोनों के लिए सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको x के अलावा पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आपको रेंज पता है? नहीं पता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको u के अलावा क्या पता है? u के अलावा आपको कुछ पता नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देन व्हाट यू आर गोइंग टू कंसीडर द हॉरिजॉन्टल मोशन। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में एक हाइट तो पता है, एक एक्सेलरेशन तो पता है, एक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये भी तो पता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कि u वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितनी दूर गिर रहा है, कितनी देर बाद गिरेगा, यू डोंट हैव एनी आईडिया। सो दैट्स व्हाई हमने क्या कंसीडर किया, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर किया। ठीक, चलो, तो ये जो इतनी बातें हो गई किसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हम नोट करेंगे बेटा, कुछ और पॉइंट्स समझते हुए चलेंगे। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया, और अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल कैसा भी हो, करना है कैसे, हॉरिजॉन्टल मोशन का अलग
और वर्टिकल मोशन का अर्थ। प्रोजेक्टाइल कैसा है, ठीक है, अभी हमने हॉरिजॉन्टल बताया, ऐसा भी हो सकता है कुछ साइड पे और कुछ एंगल पर ऊपर फेंक दिया है, कुछ एंगल पर नीचे फेंक दिया है, हम थोड़ी देर बाद उसकी भी बात करेंगे, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स, मतलब इसी सिचुएशन में और क्या क्या बातें हो सकती है। मान लीजिए आपने एक ही हाइट से, सेम हाइट से तीन प्रोजेक्टाइल लिए बेटा, एक को आपने प्रोजेक्ट किया u1 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली, एक को u2 वेलोसिटी से और एक को ड्रॉप कर दिया वर्टिकली डाउन। देयर आर थ्री पार्टिकल 1 2 और ये थर्ड पार्टिकल है, इसको आपने क्या किया बेटा, ड्रॉप किया, ये ड्रॉप, मतलब एक ही हाइट से, सेम हाइट से आपने तीन पार्टिकल्स को लिया, दो को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद द सेम वेलोसिटी, विद द डिफरेंट वेलोसिटी, और एक को ड्रॉप किया। तो ऑब्वियसली जिसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी उसका रेंज थोड़ा सा ज्यादा जाएगा बेटा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका रेंज थोड़ा सा कम आएगा, और एक तो बिल्कुल सीधे नीचे गिर जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर u1 ग्रेटर देन अगर u2 है तो u1 का रेंज ज्यादा होगा, u2 का रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द ऑल थ्री बॉल्स, तीनों बॉल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? कौन सी बॉल के लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी बॉल के लिए सर? तीनों के लिए, 1 2 3 तीनों के लिए बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तीनों को सेम हाइट से वेलोसिटी प्रोवाइड की या ड्रॉप की, सेम हाइट, equal for everyone. Yes बेटा, it will be equal for everyone. Why? चाहे इसका निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, इसका भी निकालोगे √2h/g, और इसका भी निकालोगे तो भी मिलेगा √2h/g, because you are going to consider the vertical motion. और अगर आप इन दोनों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो तो वर्टिकल मोशन भी, ये दोनों प्रोजेक्टाइल के क्या है, फ्री फॉल मोशन है ना बेटा, ड्रॉप किए गए वर्टिकल डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी क्या है, u/1 u/1, ये तो 0 ही। So that's why पहला पॉइंट ये हो गया, all three will take equal time to reach the ground. बस ये ध्यान में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात नहीं होता, reach the ground, ग्राउंड पर आने में तीनों को सेम टाइम लगेगा, चाहे उसको अलग अलग स्पीड से आपने हॉरिजॉन्टली फेंका हो या फिर एक वहां से ड्रॉप किया हो, तीनों के लिए टाइम क्या होगा बेटा, सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेट वेलोसिटी की अगर हम बात करें, नेट वेलोसिटीज ऑफ ऑल थ्री पार्टिकल्स, तो नेट वेलोसिटी बेटा होगी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, ठीक है, विल बी डिफरेंट। व्हाई विल बी डिफरेंट? अच्छा, नेट वेलोसिटी क्या होता है बेटा, नेट वेलोसिटी का प्लीज सेंड योर चैनल लिंक, एक सेकंड बेटा, अभी बता चलो। नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल थ्री पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट। नेट वेलोसिटी का मतलब क्या है? नेट वेलोसिटी का मतलब है, नेट वेलोसिटी का मतलब है बेटा हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर का अंडर रूट। जब भी आप कभी नेट वेलोसिटी निकालते हो, अगर आपको dx पता है और आपको v का ही पता है, तो नेट वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो बेटा, v = अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हर एक पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग है, इसका u1 है, इसका u2, इसका 0। हर एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, डिफरेंट है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलग है। दैट्स व्हाई द नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल थ्री पार्टिकल विल बी डिफरेंट एट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे, ठीक है ना, एट द ग्राउंड। but the vertical component of the velocity, vertical component of velocity will be same। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जब ये तीनों पार्टिकल जमीन पर पहुंचेंगे बेटा, ये भी पहुंचेगा कुछ अलग स्पीड से, ये भी पहुंचेगा कुछ अलग स्पीड से, ये भी पहुंचेगा कुछ अलग स्पीड से, क्योंकि नेट स्पीड विल बी डिफरेंट। बट अगर चलो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड की बात की जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड की स्पीड से जा रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर आप देखोगे इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, सेम, उतनी ही इसकी स्पीड, उतनी
जितनी इसकी स्पीड वर्टिकली होगी इट विल बी अंडर रूट 2gh, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या है 0, दैट्स व्हाई जब वो जमीन पर पहुंचेंगे सबके पास इक्वल वर्टिकल वेलोसिटी होगी एंड दैट विल बी अंडर रूट 2gh। बोलो समझ आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर, क्लियर है? ये जो छोटी वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अलग पॉइंट्स पर आते हैं। बस लगभग 90% प्रोजेक्टाइल आज आपका हो जाएगा और कुछ है नहीं इसमें प्रोजेक्टाइल में। तो ये हो गया। अब अगली बात करेंगे बेटा और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए, इसका एक आइडिया लेते हैं। अब आप रेडी रहेंगे आंसर देने के लिए, जितना समझा है उस कांसेप्ट के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये कोई एक 20 मीटर की हाइट पर यहाँ से ये हाइट है बेटा 20 मीटर, ठीक है। और इस 20 मीटर की हाइट पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक बॉल मूव कर रही है और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर क्या है, इस दीवार से आगे यहाँ पर कुछ कार्स खड़ी, ठीक है, एक के बाद एक बहुत सारी कार खड़ी, सब एक के बाद एक खड़ी, ठीक है, एंड सो देयर आर मेनी कार्स, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी खड़ी है और हर कार की जो लेंथ है बेटा वो है 4 मीटर, 4 मीटर की कार, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, इसके आगे और भी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है at which car the ball will fall, ये जो बॉल है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ऑब्वियसली इसके बाद हम कुछ ऐसा अपना पाथ फॉलो करेंगे कि ये कार के ऊपर जाकर के गिर जाएगी। तो आपसे पूछा गया कि किस कार के ऊपर जो बॉल है वो गिरे। चलो बेटा जल्दी से बताओ, सोचो हम लोग जल्दी से आंसर करो। थर्ड कार, ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई सॉल्व कर रहा है? आज किसी का आंसर नहीं आ रहा, बस एक ही बंदा आंसर दे रहा है, क्या बात है भाई? आज आपको बड़े सुस्त लग रहे, क्या कल व्रत रखा था क्या, कमजोरी आ गई? थर्ड कार, फिफ्थ कार, सेकंड कार, ओके, थर्ड कार, ठीक, ओके बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड कार। पता कैसे लगाएंगे? पता लगाने के लिए आपको पता लगाना है कि रेंज कितनी है, और रेंज का फॉर्मूला भी आपको बताया, u टाइम्स हाफ अंडर रूट 2h अपॉन g। पहले बेटा इसकी रेंज निकालो, अगर आप रेंज निकालोगे तो आप लिखोगे u टाइम्स हाफ अंडर रूट 2h अपॉन g को विभाजन में करता है, तो 5 into अंडर रूट 2 into 20 अपॉन g कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 5 into 2 कितना आ जाएगा बेटा 10 मीटर। तो इस बॉल की रेंज कितनी है, 10 मीटर है। तो देखो 8 मीटर की दो कार होगी और तीसरी कार के लिए क्या होगा 12। तो अगर आप यहाँ पर थर्ड कार की बात करोगे तो थर्ड कार जो है बेटा वो 8 मीटर से स्टार्ट हो रही है, 12 मीटर की लेंथ तक है, और आपको कितना मिल रहा है 10 मीटर। तो कौन सी कार को हिट करेगा बेटा, थर्ड कार को हिट करेगा। बोलो समझ आएगा? ये जो फिफ्थ और सेकंड निकाले थे बेटा एक बार चेक करो, आप समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा है? आंसर जो मैंने बताया समझ आया क्या? बोलो बेटा समझ आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है इसमें?
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए बस, उसके बाद तो कैलकुलेशन। देखो ये मान लो आपने कुछ एक h हाइट से किसी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया बेटा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया कुछ एक स्पीड से भी, आपको नहीं पता वो स्पीड क्या है, ये अपना घूमता रहता है कि ये नीचे गिर गया, ये आ गया रेंज, इसकी कुछ एक रेंज। अगर आपसे ये बोला जाए कि इफ रेंज इज एटा टाइम्स ऑफ द हाइट देन व्हाट इज p नॉट, पता लगा बेटा कितनी स्पीड से उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि जो रेंज है वो हाइट का एटा टाइम्स हो जाए। दिस कैन बी यूज्ड एज अ रिजल्ट आल्सो। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ बेटा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को कुछ एक हाइट से कुछ एक स्पीड से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है v नॉट स्पीड से, और ये जो प्रोजेक्टाइल घूम करके जमीन पर गिर जाता है और इसकी रेंज आती है r। अगर रेंज जो है वो एटा टाइम्स ऑफ हाइट है, रेंज जो है बेटा वो एटा टाइम्स ऑफ हाइट है, देन व्हाट वाज द स्पीड, कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया था ये बताना। eta square gh upon 2, okay, anybody else? सिंपल है बेटा, सिंपल था, gh root h upon root 2, gh root h upon root 2, okay, ओके हाँ, एटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट gh upon 2, ये सही लग रहा है, nh होल रूट, हाँ बिल्कुल nh होल रूट h upon g n रूट h g, ठीक है बेटा। देखिए अभी देखो आपने क्या बोला है, बस सीरीज में फॉर्मूला लगाओ, r इक्वल टू एटा टाइम्स ऑफ h, रेंज क्या होता है u टाइम्स ऑफ, मतलब यहाँ पर रेंज जो होगा उसको आप लिखोगे v नॉट टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज यही होगा ना, जितनी स्पीड से आप इसको प्रोजेक्ट करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर तो रेंज आ जाएगा, तो v नॉट टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एटा टाइम्स ऑफ h, तो v नॉट जो आता है वो कितना आता है अंडर रूट 2h अपॉन g, अंडर रूट 2h अपॉन g इज इक्वल टू एटा टाइम्स ऑफ h, तो v नॉट इज इक्वल टू एटा टाइम्स ऑफ h into अंडर रूट g अपॉन 2h। अब इस h को अंदर ले जाओ बेटा, एटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट g h अपॉन, this was the speed with which the particle were projected। आया बेटा? यस, कई सारे लोगों को करेक्ट आया था, कुछ लोगों का गड़बड़ आया था बेटा, बताओ देखो कहीं कोई गलती अगर कोई बात नहीं समझ आई तो बताओ। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाक से, लगभग हो ही चुका है, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे करवा ली मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन की, जिससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है बेटा वो है, मान लो कोई एक एरोप्लेन है,
ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है एट द हाइट ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर की, ठीक, 50 मीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आपने कई बार किया होगा इसको। एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया, डायग्राम बना लो और पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पैकेट, जो कि बहुत ही आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं। पहला ये पूछा गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा वेयर द फूड पैकेट विल हिट द ग्राउंड, दूसरा आपसे ये पूछा गया है where the food packet will hit the ground, ठीक है। पता होगा, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देना शुरू करो। थर्ड है, थर्ड आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और भी पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है ना, एट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। तो ये चार पार्ट है बेटा इसके, और फटाफट आंसर बताना है आपको। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट किसने बताया, किसी ने नहीं बताया, क्या कर दोगे। पहले आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर आपको बताना है कितने डिस्टेंस पर जाकर के फूड पैकेट बाद में निकलेगा, फिर आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। रूट 10 30 रूट 10 आ रहा है, ठीक, √10 ओके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम लगेगा, तो अभी आपकी फॉर्मूला पढ़ाई cos √2h/g, ठीक है बेटा। तो आप इसको लिखोगे √2 × 50/g मतलब 10, √10 सेकंड आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। दूसरा कितने डिस्टेंस तक जाकर के ग्राउंड को हिट करेगा मतलब रेंज, तो रेंज कितना आ जाएगा बेटा 30√10 मीटर। फिर पूछा गया व्हाट विल वेलोसिटी विद व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड, ये किसी ने निकाला, इसका आंसर आया क्या जल्दी का, फोर्थ का 107 मीटर आ गया, थर्ड का आंसर नहीं होता। चलो ये टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज हो गया, तो किसी ने फॉर्मूले पर बेस। अगली बात करते हैं बेटा, जब ये यहाँ जमीन पर पहुंचेगा,
जब ये यहाँ जमीन पर पूछेगा एट दिस इंस्टेंट व्हाट विल बी द वेलोसिटी, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है। तो एक होगा बेटा इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि वही रहेगा 30 मीटर पर सेकंड, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू एक्वायर द वर्टिकल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने के ठीक पहले इसने कुछ एक वर्टिकल वेलोसिटी एक्वायर कर रखी होगी, और वो वेलोसिटी कितना होगा बेटा √2gh, क्योंकि h हाइट से नीचे गिरा है तो वर्टिकल डायरेक्शन जो वेलोसिटी से एक्वायर किया कितना किया √2gh, ये कितना हो गया बेटा √2 * 10 * 50, 2 * 10 * 50 का मतलब हो गया 20 * 50 मतलब 20 * 50 का मतलब हो गया 1000, मतलब 10√10 मीटर पर सेकंड, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। तो पूछा गया है क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पर हिट करेगा तो अब तो हाँ, तो जब आप प्रश्न करोगे तो फिर 30² प्लस 10√10 का होल स्क्वायर, तो यू विल गेट √900 प्लस 1000 √1900, which means 19 √10 meter per second. This is the velocity with which it will start in the ground. बोलो समझ आया? समझ आया? क्योंकि आपसे पूछा गया था ग्राउंड पर पहुंचने पर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको नेट वेलोसिटी बतानी है, तो कितना आएगा 10√19, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 10√19 होगा बेटा, 10 बाहर आएगा अंदर, ठीक है। और क्या पूछा था, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा ये रही डिस्प्लेसमेंट, आपने ये डिस्टेंस निकाला था, कितना निकाला था, 30√10 ना, ये हो गया 30√10 और ये हो गया 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा √2500 प्लस 9000, ये कितना आ जाएगा 11500 का अंडर, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा आपको ये सारी बातें समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर है बेटा? किसी को कहीं कोई दिक्कत आई क्या?